कैसे स्टार्ट किया आपने फ्लाइंग करियर, कैसे शुरुआत करी इसकी? फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हम्म। नहीं थी, फिर भी बहुत बहुत सपोर्ट किया एंड बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। 12th के बाद अप्लाई कर सकता है इंसान, या ग्रेजुएशन के बाद, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें उसको फोकस करना हो? अगर आपका साइंस बायोलॉजी बैकग्राउंड है, जो मेडिकल फील्ड है, या कॉमर्स है, बहुत पूछते हैं, एवरीडे पूछते हैं पायलट कैसे बनना है। सबसे पहले आई टेल देम, ट्रेनिंग बहुत टफ होती है? नहीं, ट्रेनिंग बिल्कुल टफ नहीं होती है। जैसे होता है ना कि आजकल भी लोग बोलते हैं लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती। प्लेन को नहीं पता कि लड़की उड़ा रही है कि लड़का उड़ा रहा है, बट चैलेंजेस हैं लड़कियों को ज्यादा होते हैं, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि आप इफ यू आर अ वुमेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स ऑल्सो। ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है? सैलरी क्या एक्सपेक्टेड रहती है एक स्टार्टिंग बिगिनर पायलट की? हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। और आज मेरे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं। वो एक पायलट हैं और एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं। मेरे साथ है टीना गोस्वामी। आज हम उनसे बात करेंगे उनके पायलट करियर की, और जो वो बैलेंस करती हैं कैसे अपनी लाइफ से उन सब की। बहुत बहुत स्वागत है आपका, टीना जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे सोशल लाइट पे आने के लिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन यही करूंगी कि कैसे स्टार्ट किया आपने फ्लाइंग करियर, कैसे शुरुआत करी इसकी? फ्लाइंग करियर की शुरुआत ये तो बचपन से ही ड्रीम था, बचपन से ही हाँ जी। और नॉट फ्लाइंग करियर, बचपन में ड्रीम था नासा में जाने का। वहां से शुरू हुआ कि स्पेस में नहीं जा पाए तो एटलीस्ट स्काई तक पहुंच जाएंगे। तो बचपन से ड्रीम था, और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर भी बहुत बहुत सपोर्ट किया एंड बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। ओके, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं तो बहुत बहुत लोगों को अवेयर ही नहीं है कि पायलट या फिर फ्लाइंग करियर कैसे बनाए। तो आप कुछ उसमें बताइए कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई बनना चाहता है उसके लिए। सो एक्चुअली आजकल तो इनफैक्ट मैंने शुरू किया था 20-23 इयर्स बैक। तब तो बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था। और तब जितनी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा, तो दिस इज़ वाई आई क्रिएटेड माई अकाउंट कि मैं हेल्प करूं जितना हो सके लोगों को, एंड मैं बता पाऊँ कि कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसको कैसे हाउ टू फेस ऑल दैट, एंड कैसे आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर पाएँ, अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। तो आई एम हियर, एंड आई जितना हो सके आई ऑलवेज हेल्प, ट्राई एंड हेल्प। और मुझे तो बहुत प्रॉब्लम्स कोई आई। एग्जाम होता है 12th के बाद अप्लाई कर सकता है इंसान, या ग्रेजुएशन के बाद, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें उसको फोकस करना हो? हाँ, तो जो स्टूडेंट्स को पायलट बनना है वो ये याद रखें कि 10th के बाद आपको साइंस सब्जेक्ट लेना है, जिसमें मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिक्स एंड मैथ्स बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपका साइंस बायोलॉजी बैकग्राउंड है, जो मेडिकल फील्ड है, या कॉमर्स है, तो उसमें आप नहीं जा सकते। और कई बच्चे होते हैं जो 12th कर लेते हैं, जिसने कॉमर्स से कर लिया या बायोलॉजी से कर लिया, तो वो क्या कर सकते हैं, ओपन स्कूल में अपना फिजिक्स और मैथ्स का एग्जाम दे सकते हैं वापस से 12th। एंड तो 12th आपको फिजिक्स और पीसीएम, मतलब वहाँ रिक्वायरमेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो 12th उससे करना है। उसके बाद फिर पूरा प्रोसीजर है एक। तो जैसे आप बताएंगे, आई कैन टेल यू द प्रोसीजर ऑल्सो, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। श्योर श्योर श्योर। तो बताऊं मैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो 12th कर लिया आपने, उसके बाद सबसे पहले व्हाट आई सजेस्ट, लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, एवरीडे पूछते हैं पायलट कैसे बनना है। सबसे पहले आई टेल देम कि मोर देन एनीथिंग, सबसे पहले आप जाओ और अपना चेकअप कराओ, जो हमारा मेडिकल होता है, क्लास 1 और क्लास 2 मेडिकल। तो ये सारी चीज़ें डीजीसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है, DGCA www.dgca.gov.in, तो सारी उस पर अवेलेबल है। उसमें आपको ये सब लिखा हुआ है कि क्लास 1 मेडिकल कहाँ होते हैं, क्लास 2 मेडिकल कहाँ होते हैं। क्योंकि अगर ये आपको पता चल जाए कि आप मेडिकली फिट हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स उसमें लिखे हुए हैं, और डॉक्टर्स हर सिटी में अवेलेबल हैं।
जो क्लास 1 क्लास 2 मेडिकल करते हैं वो ऑलमोस्ट हर सिटी में अवेलेबल होते हैं। तो आप जाएं, पहले अपना चेकअप कराएं, आप देखें कि आप मतलब मेडिकली फिट हैं कि नहीं, एंड देन यू शुड स्टार्ट फ्लाइंग। तो फ्लाइंग के लिए आप फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करो। एंड आजकल वो लोग हर ट्रेनिंग बहुत टफ होती है क्या? ट्रेनिंग बहुत टफ होती है? नहीं, ट्रेनिंग बिल्कुल टफ नहीं होती है, बट ये है कि हार्ड वर्क तो हर चीज़ के लिए करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग कोई टफ नहीं है, इनफैक्ट इट्स नाइस, इजी, इंजॉयबल। तो ऐसे कोई टफ नहीं है। टफ पार्ट है फाइनेंसेस, इसमें अच्छा खासा खर्चा होता है, तो वो एक टफ पार्ट है। बाकी पढ़ाई इतनी नहीं है, कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट बन सकते हैं पायलट्स। ओके ओके। सो बहुत सारी चीजें फेस करते हैं, जैसे जो एयर हॉस्टेस होती हैं वो बहुत सारी चीजें फेस करती हैं। अभी बहुत सारी वीडियो भी वायरल हो रही थी, जिसमें क्योंकि आप एज अ पायलट तो आप इतना फेस नहीं करते ना, आप इतना कनेक्ट करते हो ऑडियंस से, मतलब जो आपके पैसेंजर लोग होते हैं, लेकिन एयर हॉस्टेस डायरेक्टली वो कनेक्ट करती हैं लोगों से, तो वहां पे उनके साथ मिसबिहेव भी होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फिजिकल कंडीशंस भी बहुत लोगों की खराब हो जाती हैं बार बार फ्लाई करने से। उस पे आप क्या कहना चाहेंगी और क्या टेक है आपका? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग फ्लाई करते हैं दे शुड रियलाइज कि वो जब कैबिन क्रू को कुछ बोलते हैं या पायलट्स के लिए जो बोलते हैं कि फ्लाइट डिले हो गई है या ऐसे क्यों है, गर्मी क्यों लग रही है, ऐसे क्यों हो रहा है, उन्हें भी उतना ही पता होता है जितना एक पैसेंजर्स को पता होता है, क्योंकि ये सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, वो पीछे होते हैं, आगे क्या डिलेज चल रहे हैं, टेक्निकल क्या इशू चल रहा है। तो उन्हें कैबिन क्रू पे ऐसे कमेंट्स नहीं करनी चाहिए, और ना ही उन्हें हमारे क्रू पे कोई अब्यूजिव लैंग्वेज या कुछ यूज करना चाहिए, बिकॉज दे हैव दे डोंट दे कैन आस्क अस, हम उन्हें जितनी इन्फॉर्मेशन देते हैं और जितना हो सके दे ऑलवेज ट्राई एंड हेल्प। पर उससे ज्यादा अगर ओके। वो नहीं कर पा रहे हैं तो पैसेंजर्स को सोचना चाहिए। और जहां तक के हेल्थ के इश्यूज हैं तो यस ऑफ कोर्स, बहुत हेक्टिक आवर्स होते हैं, इट इज नॉट इजी, हेक्टिक आवर्स होते हैं, नाइट फ्लाइट्स होती है, तो उससे जो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं वो तो आते हैं, बट यंग एज में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके। सो अभी बहुत सारी वीडियोस वीडियोस क्या न्यूज आती है कई सारी। मैंने अभी रिसेंटली, शायद आपने भी मूवी देखी होगी, क्रू मूवी, क्रू आई थिंक। सो नहीं। और अभी रिसेंटली एक केस भी हुआ है जिसमें मस्कट से कोई फ्लाइट उड़ के आई, जिसमें एक एयर होस्टेस वहां पकड़ी गई गोल्ड ले जाते हुए। तो हमारा जो सिस्टम है वो कहाँ लैक करता है इन चीजों को हवा देने में, या फिर कैसे वो निकल जाते हैं चेकिंग से लोग, कैसे फिर बाद में वो पकड़े जाते हैं? क्योंकि अगर 100 लोग जाते होंगे तो शायद एक लोग उसमें पकड़ा जाता होगा, लेकिन वो 99 लोग तो निकल ही जाते हैं उस रास्ते से। सो वो मैं जानना चाहती हूँ कहाँ लैग कर रहे हैं हम लोग। इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जहाँ लैकिंग की बात है तो आई थिंक हमारे, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे लैकिंग कुछ होती होगी, बट इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कमेंट ओके करने का ओके। मतलब। हाँ। सो आप अपना करियर, क्योंकि आपका बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, उसके बाद आप अपने बच्चों को देखना, आप एक मदर हैं, कैसे मैनेज करते हो आप? तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट इज़ नॉट इजी, ठीक है, बट इट इज़ नॉट, मतलब इतना मतलब आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं फ्लाइंग करके आऊँ, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाऊँ, मैं मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे घूमना फिरना है और वो सब करूँ, तो ऑफ कोर्स आई कैन नॉट डू दैट ऑल द टाइम। सबसे ज़्यादा जो है कि आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो ये है कि व्हेन यू आर एट होम यू शुड बी टोटली डेडिकेटेड, एंड आपको अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं करती हूँ, मैं घर पे होती हूँ, आई ट्राई कि मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊँ, स्कूल से लेने आऊँ, एंड अपने बच्चों को मैं पढ़ाऊँ, उनके लिए मैं खाना बनाऊँ। सो दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई टाइम विद देम, एंड आई थिंक ये क्वालिटी टाइम होता है। आई थिंक लोग जो सोचते हैं ना कि वर्किंग मॉम टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, आई थिंक वर्किंग मॉम सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम दे पाती है बच्चों को, क्योंकि ऐसा आप है। घर पे हो तो आप घर पे हो एंड आप घर का सारा काम कर रहे हो,
होम हाउसवाइफ भी बहुत काम करती है, तो आप घर का सारा काम कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है आप घर पे हो, बट व्हेन यू आर वर्किंग यू फील गिल्टी, यू गो होम एंड देन वो गिल्ट में आप मैक्सिमम यू ट्राई एंड गिव योर टाइम टू योर किड्स, तो दैट इज अ क्वालिटी टाइम यू गिव। जी। सो एज अ कभी आपने कोई चैलेंज फेस किया है, क्योंकि हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं कि आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं है, बट एज अ लेडी पायलट आपने कभी चैलेंज कोई फेस किया है जहाँ पे आपको लगा हो कि मेरे साथ थोड़ा अ, अलग बिहेव किया जा रहा है? पहले बहुत था ऐसा, व्हेन आई स्टार्टेड तब ऐसा था। तब हम्म। आपको प्रूव करना पड़ता था कि यू नो कि यस यू कैन डू इट। जैसे होता है ना कि आजकल भी लोग बोलते हैं लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, मतलब अगर आप हम्म। ट्रैफिक में भी जाओ कोई अटक गया है तो कहते हैं हाँ लड़की होगी, यू नो। सो हाँ, करेक्ट। या तो होता था, आज भी कहीं कहीं थोड़ा होता है, वो एक इट इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, बट आई वुड से कि अब यस। इतना अब ऐसा नहीं है। आई थिंक अब सब समझने लगे हैं। प्लेन को नहीं पता कि लड़की उड़ा रही है कि लड़का उड़ा रहा है, ठीक है। प्लेन के लिए पायलट हैं हम लोग, एंड नाउ डेज एवरीथिंग इज बिकम वेरी गुड। हमारे जितने एयरलाइंस हैं, जितने लोग हैं, आई थिंक एवरीबडी इज ग्रोन। और आज ये फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़की हो तो नहीं कर सकते हो। इनिशियली होता था, पहले होता था, मे बी मेरे स्टार्ट करने के पहले भी बहुत कुछ होता हो, बट अब ये ऐसा नहीं है। बट अच्छा। चैलेंजेस हैं, लड़कियों को ज्यादा होते हैं क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि आप इफ यू आर अ वुमेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स ऑल्सो। तो बिल्कुल। हाँ, तो आज भी वहां वो पे लोग क्वेश्चन भी करते हैं काफी लोग कि बच्चे नहीं संभाले जा रहे हैं, जो भी है। हाँ टिपिकल लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा हाँ। इसके खिलाफ रहते हैं। ओके, सो कभी आपका ऐसा टाइम आया है कि कभी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हो, या ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन हो, कैसे हैंडल किया है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? तो ठाकुर जी की कृपा से, मतलब भगवान की कृपा से ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है जिसमें इमरजेंसी हो। बट ये है कि हाँ, ऐसी कई सिचुएशन आई है जिसको हैंडल किया है और वो इमरजेंसी होने से बच जाती है। और ऐसे हर फ्लाइट डिफरेंट होती है, हर जैसे कहते हैं ना, हर फ्लाइट डिफरेंट होती है, हर लैंडिंग डिफरेंट होती है, सारी सिचुएशन एवरी डे अलग होती है। तो यही हमें सिखाया जाता है कि आप हर सिचुएशन में कैसे कामली पीसफुल कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करें। कई बार होता है सब, सो दिस इज आवर ट्रेनिंग, वो सिखाते हैं कि हम हैंडल कैसे करें वो सिचुएशन। बट भगवान की कृपा से ऐसी टचवुड ऐसी कोई अभी सिचुएशन बनी नहीं है। एंड ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है? टेक्निकल इशू हो जाते हैं, टेक्निकल इशू हो जाते हैं, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जैसे वेदर इश्यूज होते हैं, ये सब इश्यूज होते हैं जिससे आप वेदर खराब है तो आपको इमरजेंसी तब करानी पड़ती है। एंड मेडिकल इशू हो जाए तब तो वो सबसे बड़ा इशू है। देन टेक्निकल तो है ही। बिल्कुल। सो जैसे आप, मैंने आपसे पूछा आपके लाइफ में मतलब ऐसा कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसको लाइफ में आप हमेशा याद रखोगे फ्लाइंग के टाइम पे? ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैं याद रखूंगी। मेरी हर फ्लाइट स्पेशल होती है, मेरे साथ हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम अच्छे लोग होते हैं, अच्छी फ्लाइट्स होती हैं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जो स्पेशल है, वो जब मैंने अपने पेरेंट्स को, मेरे मॉम और डैड, मेरे डैड इतना ट्रैवल नहीं करते हैं, तो जब मैंने उनको फ्लाई किया था, जब मैं कैप्टन ओह। थी और बहुत कम एज में मुझे जैसे को पायलट होते हैं और कैप्टन होते हैं, तो कैप्टनसी मतलब को पायलट जो 3 स्ट्राइप्स पहनते हैं एंड कैप्टन जो 4 स्ट्राइप्स पहनते हैं, जब मैं कैप्टन बनी थी और तब उनको जब मैंने फ्लाई किया था, उनको जो यस, यस। हाँ, उनका जो एक प्राइड था, एक वो जो मोमेंट था, वो आई थिंक वो फ्लाइट मेरे लिए सबसे स्पेशल थी। एज अ क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, फ्यूचर क्या सोचते हो आप अपने, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर मिक्सचर है, एक पायलट भी हैं आप। जी, सो क्या फ्यूचर सोचते हो आप अभी? अब क्या करियर में क्या फ्यूचर बनाना है, आगे क्या करना है आपको? लाइफ इज अ प्रोसेस। मैंने कभी ऐसे कुछ सोचा नहीं है कि क्या करना है क्या है। मुझे मैं चाहती हूँ कि मतलब ऐसे हर दिन को जैसे आता है वैसे आई टेक इट, क्योंकि
आप जो सोचते हो वैसे हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ये है कि आई ऑलवेज टेल एवरीबडी टू ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज, क्योंकि आप ऐसी फील्ड में हो तो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, जितना हो सके आप स्ट्रेस ना करें। और और मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है, मतलब मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ सब कुछ, जैसे जैसे जो आता जाएगा वैसे ठीक है। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, पायलट जब आप होते हो तो यू कीप लर्निंग, तो लर्निंग ओके, कभी बंद जब नहीं। आप एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन में शिफ्ट करते हो तो इजी प्रोसेस है या हर एयरलाइन का एक अलग बेंचमार्क है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो? लकीली हमारी ओनली ऐसी फील्ड है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, सेम। हाँ, आपका कल्चर डिफरेंस हो सकता है, आपका लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है, वो सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपका जैसे जिस बैकग्राउंड से आप आए हो वो सब डिफरेंट हो सकता है। बट ये है कि लकीली ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें सारी चीज़ें सिमिलर है। अगर मैं एक एयरलाइन में हूँ और वहाँ जो मैंने प्रोसीजर्स जो करने हैं, वहाँ जैसे मुझे फ्लाई करना है, मैं अगर दूसरी जगह जाऊंगी तो एग्जैक्टली आई हैव टू फ्लाई विथ माई प्रोसीजर्स एंड सेफ्टी। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सब जगह सेम होती है, वहाँ कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है। थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर जगह बहुत कुछ अलग है या किसी का कोई बेंचमार्क है। इट्स ऑल सेम। ओके, आप डोमेस्टिक फ्लाई ज्यादा करते हैं या फिर इंटरनेशनली? मैं डोमेस्टिक ज्यादा फ्लाई करती हूँ, इंटरनेशनल भी तो करते दोनों में हैं। डिफरेंस क्या है, मतलब कि उस फ्लाइट के प्रोसेस में, क्योंकि एक प्रोसेस होता है पूरा जी फ्लाइट का, जी। उस प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? डोमेस्टिक फ्लाइट में ये है कि ऑफ कोर्स यू आर फ्लाइंग डोमेस्टिक, तो नॉर्मली आप डे टू डे फ्लाई करते हैं। इंटरनेशनल में आपको यू हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन, कस्टम्स, वो सब करना पड़ता है। आप दूसरी कंट्री जाते हो, उनके जो प्रोसीजर्स है हर एयरफील्ड के एक अलग अलग, जैसे हमारे हर देश के भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि सिर्फ 2 पायलट जाते हैं या इंटरनेशनली ज़्यादा जाते हैं? इन चीज़ों में कितना डिफरेंस होता है? इसमें जैसे आप मोस्टली अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो मोस्टली आपको 2-3 दिन के लिए जाना पड़ता है, वो एक इशू है। डोमेस्टिक में भी आजकल एक्चुअली आजकल तो दोनों जगह होता है कि आप एक बार घर से निकले तो 3-4 दिन के बाद ही घर आते हो। इंटरनेशनल में ये है कि जब लॉन्ग इंटरनेशनल होता है, जैसे 9-10 घंटे के ऊपर वाली जो फ्लाइट्स होती है, जैसे अगर आप अमेरिका गए या ऑस्ट्रेलिया गए, तो वहाँ के लिए आपको 4 क्रू की, मतलब 4 पायलट्स की जरूरत पड़ती है, कहीं 3 पायलट्स की। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ 8-9 घंटे की फ्लाइट है, वहाँ एक कैप्टन एक को पायलट से काम हो जाता है। ओके, सैलरी क्या एक्सपेक्टेड रहती है एक स्टार्टिंग बिगिनर पायलट की? ये क्योंकि आप बता रहे हो कि अच्छा खासा खर्चा लग जाता है पढ़ाई में, तो हाँ जी, उस हिसाब से। ये एक्चुअली डिपेंड करता है, क्योंकि हर जगह अलग है, बहुत अलग है। मतलब इतने डिफरेंसेस हैं कि अगर मैंने आपको कुछ बताया तो कोई बोलेगा ऐसे नहीं होता है। तो हर जगह इट्स डिफरेंट। कहीं कहीं स्टार्टिंग में आपको अच्छी सैलरी शुरू हो जाती है, कहीं कहीं आपको हो सकता है स्टार्टिंग में सैलरी कुछ ना मिले, और कहीं कहीं आपको पे करना पड़ता है कोई कोई एयरलाइन में। तो इसमें मतलब बता नहीं पाऊंगी मैं, बट मोस्टली ये होता है कि अगर आप ज्वाइन करते हो, ये मैं आपको एक रफ फिगर बता रही हूँ कि जब आप ज्वाइन करते हो तो अराउंड 1 लाख के करीब होता है, उसके बाद वो बढ़ जाता है एंड देन फॉर वन फ्लाई या फिर नहीं नहीं नहीं, मंथली होता है? मंथली मंथली, ये मंथली है। ओके। हाँ, फिर देन इट ओके। गेट्स इंक्रीज्ड, फिर आप को पायलट बनते हो, कैप्टन बनते हो, तो जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती जाती है, आपकी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। ओके, सो इसमें ब्रांड्स भी मैटर करती होंगी ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एयर इंडिया की तो शायद इंडिगो की, एयर इंडिया की, और इंटरनेशनली बात करूँ तो एमिरेट्स की। तो क्लासेस में भी बहुत डिफरेंस है, जैसे एमिरेट और एयर इंडिया को मैं कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है एमिरेट ज्यादा बेटर है एयर इंडिया से, सर्विसेज में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, देखने में, हर चीज में, फील करने में, लग्जरी फील करने में। सो ये भी मैटर करती है, सैलरी को ये भी डिफाइन करती है कि अगर एमिरेट्स में जा रहे हो तो ज्यादा सैलरी मिलेगी? नहीं, सैलरी को ये चीज डिफाइन नहीं करती है, क्योंकि हम्म। हमारे भारत की जो एयरलाइंस हैं उनकी सर्विसेज आई थिंक द बेस्ट हैं, सबसे अच्छी हैं। हम्म। क्योंकि जो जितने हमारे एरिया, जो एशियन, साउथ एशियन जितने लोग हैं, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं,
बहुत बहुत अच्छी है। हम्म। आप जैसे जैसे यूरोप जाएंगे, उधर वेस्ट जाएंगे, बहुत मतलब सर्विसेज बहुत खराब होती जाती जितना आप वेस्ट में जाते हो। आई थिंक द बेस्ट सर्विसेज हमारे इधर की है। सेकेंडली जहाँ तक पे स्केल की बात है तो ऑफकोर्स अगर आप मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा सैलरी होती है। अगर कोई मतलब इफ समबडी इज फ्लाइंग एमिरेट्स, एतिहाद, कतर, उनकी सैलरी ज्यादा होती है हमारी सैलरी से। हम्म। ओके, सो अब मैं बात करूं आपकी कंटेंट क्रिएटिंग की जर्नी पे, तो वो आपने कैसे सोचा कि जो मैं कर रही हूँ बस उसी को मैं डालूं और लोगों तक पहुंचाऊं? तो एक्चुअली मैंने ऐसे कुछ सोच के नहीं किया था। मैंने हाँ। बस ऐसे ही, एक्चुअली लोग मुझसे ऐसे, मैं पहले शुरू शुरू में कभी कुछ फोटो डाल दिए, बाद में पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि आप कैसे पायलट बने, तो आई स्टार्टेड हेल्पिंग देम। देन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बना ही देती हूँ कि कैसे पायलट बनते हैं, 2-3 रील्स बना देती हूँ, वीडियो बना देती हूँ। तो ऐसे कर कर के फिर वो बनाती गई। एंड अभी भी, आज भी डेली बहुत डीएम्स आते हैं पूछने के लिए, एंड आई ट्राई एंड आंसर जितना मेरे पास टाइम होता है। आई ट्राई एंड आंसर ईच ऑफ देम। और मेन ये बनाने का मेरा मकसद ही ये था कि मैं कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ, बस इसलिए। ओके, हाँ जी। तो थैंक यू सो मच हमारे सोशल लाइट पे आने के लिए और थैंक यू इंसाइट सो देने मच। के लिए। थैंक यू सो मच। सो जय हिंद, जय भारत, जय भारत। नमस्ते।